हेलो स्टूडेंट्स, एग्री जोन फॉर एग्रीकोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी आज अपने 12वीं क्लास 12th क्लास की एग्रीकल्चर के अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें अपने एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्या होती है, मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उत्पादकता क्या होती है और मृदा क्षरण क्या होता है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन उपलब्ध है, जिस पर 12th एग्रीकल्चर और 11th एग्रीकल्चर दोनों की ट्यूशन क्लासेस शुरू की हुई है। बैच चल रहा है, कृषि पर्यवेक्षक का बैच अवेलेबल है और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको उचित रेट पर वहाँ पर अवेलेबल है। तो कृपया करके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है और विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हमें लाइक एंड फॉलो शेयर कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी का निशान है वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन आपको सुबह शाम दोनों टाइम आएगा। अभी लगातार मैं आपको कोशिश करवाऊंगा। यह बुक है वो कृषि पर्यवेक्षक और जेट और 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिसके अंदर अपने एक नॉर्मल वे के अंदर कृषि पर्यवेक्षक हेतु भी महत्वपूर्ण बुक है ये। और 11th और 12th के बच्चों के लिए तो वैसे ही इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि 11th वाले भी इसको पढ़ लीजिएगा और 12th वालों के लिए वैसे ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बात करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के 12th क्लास के। तो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एग्रोनॉमी, जिसे कहा जाता है सस्य विज्ञान। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। जो सस्य विज्ञान होती है, इसके अंदर अपने क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली तो सर हम फसलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फसलों का अध्ययन करते हैं। फसलों का अध्ययन करते हैं। और किस में करते हैं सर? कृषि विज्ञान के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? कृषि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फसलों का अध्ययन क्यों करते हैं सर? इसके नाम में ही यह ग्रीक भाषा का नाम है। किस भाषा का है? ग्रीक लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी या क्या लग जाए, नोमी लग जाए, वो वर्ड किस भाषा के होते हैं? तो वो होते हैं ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और लॉजी और नोमी, तो सर इसके अंदर क्या लगा हुआ है? नोमी लगा हुआ है। तो नोमी, एग्रोनोमी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे? एग्रोस प्लस नोमोस। किससे? एग्रोस प्लस नोमोस, जिसमें एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड होता है सर। फील्ड यानी खेत, या इसे शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? परिक्षेत्र। नोमोस का मतलब सर टू मैनेज। क्या होता है? टू मैनेज, यानी क्या करना? प्रबंधन करना। क्या करना? प्रबंधन करना। तो सर हमें एग्रोनॉमी के बारे में आप बताइए। एग्रोनॉमी का मतलब हो गया कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? खेत पर क्या उगाते हैं बेटा? फसल उगाते हैं, जो कि फील्ड क्रॉप्स होती है। खेत पर उगाई जाने वाली फसलें कौन सी? फील्ड क्रॉप्स होती है। तो हम क्या करते हैं सर? हम एग्रोनॉमी में फसल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। प्लस में क्या करते हैं? प्लस में सर हम प्रबंधन के बहुत सारे सिद्धांत सीखते हैं। क्या सीखते हैं? प्रबंधन के सिद्धांत सीखते हैं। साथ में ही हम क्या करते हैं? विभिन्न जो अलग अलग, या कह सकते हैं अपने निश्चित जलवायु के अंदर, निश्चित मृदा के अंदर अपने इसका उत्पादन करते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? प्रैक्टिसेस कहते हैं। और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही क्या होती है? एग्रोनॉमी होती है। क्या होती है? एग्रोनॉमी होती है। तो यहाँ अपने पढ़ सकते हैं, आप इस प्रकार से परिभाषा को पुट आउट कर सकते हैं कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन तथा फसलों के प्रबंधन के सिद्धांत तथा विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो ही क्या है? सस्य विज्ञान है या एग्रोनॉमी है। ठीक है, इसके ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो एग्रोनॉमी क्या क्या अपने को
प्रोवाइड करती है, इसके क्षेत्र क्या है, क्या क्या इसके क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात करें अपने उत्पादन देती है भाई, ये क्या देती है, उत्पादन देती है सर, फसल उत्पादन देती है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है, फसल उत्पादन है या खाद्यान्न उत्पादन है तथा उपभोग है, और उसकी आसानी से उपलब्धता है। तो उत्पादन देती है बहुत सारी फसलों का, ये उत्पादन देती है विभिन्न फील्ड क्रॉप्स का, जो अनाज वाली फसलें हैं, तिल वाली फसलें हैं और दलहन फसलें हैं, उन सभी का ये क्या करती है, उत्पादन देती है। दूसरा अपने बात कर सकते हैं नियोजन। नियोजन के अंतर्गत ये क्या करती है भी, ये देश की अर्थव्यवस्था में अच्छे प्रकार से योगदान देती है। जैसे कि अपने नियोजन के अंदर पढ़ें तो ये कृषि शिक्षा जो अपने शिक्षा है उसके अंदर भी योगदान देती है, और विभिन्न सर्विस सेक्टर के अंदर जो सेवाएं हैं वो भी ये प्रोवाइड करवाती है। तो ये नियोजन भी करती है, क्या करती है, नियोजन भी करती है, रोजगार के साधन भी अवेलेबल करवाती है। तो याद रखिएगा क्या करवाती है, रोजगार के साधन भी अवेलेबल करवाती है। 3 नंबर नेक्स्ट अपने बात करें तो ये क्या करती है, व्यवसाय भी प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, व्यवसाय भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे उद्योग धंधे लगा लेते हैं, और व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत अगर अपने बात करें तो बहुत सारे व्यवसाय रहते हैं। जैसे फसल का उत्पादन हुआ, फसल का क्या हुआ, उत्पादन हुआ, और उत्पादन होने के बाद में उसको बीज बना दिया हमने, ये क्या है, बीज का व्यवसाय हमने शुरू कर लिया। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फसल का विभिन्न दवा बनाने के अंदर भी यूज कर लिया। ठीक है। तो ये भी क्या एक व्यवसाय है। तो एग्रोनॉमी का यूज है अपने व्यापार के अंदर भी यूज किया जाता है। दूसरा अगर अपने देखें तो उद्योग धंधे लगा लेते हैं अपने। उद्योग धंधों के अंतर्गत अपने क्या करते हैं, ये कच्चे माल का कार्य करते हैं। जैसे डेयरी उद्योग बना लिया, ठीक है, तो चारा है वो इससे प्राप्त हो जाएगा। दवा वाले क्रॉप जो फसलें हैं, जो अपने औषधीय फसलें हैं उनकी खेती कर ली, फ्लोरिंग की खेती कर ली अपने। तो बहुत सारे उद्योग धंधों का भी ये निर्माण करती है। ठीक है। तो ये थी एग्रोनॉमी क्या होती है, किस प्रकार से अपने ये काम में आती है। ठीक है। तो फसल उत्पादन का और प्रबंधन का और क्रियाओं का, देखिए फसल उत्पादन होता है वो प्रबंधन के बिना अधूरा है। जितना अच्छा आपका प्रबंधन होगा, फसल उत्पादन ही कम जमीन पर प्रति इकाई क्षेत्रफल है वो ज्यादा अपने को मिलेगा। तो इतनी बातों का आप याद रखिएगा, शॉर्ट एंड स्वीट। एग्रोनॉमी क्या होती है, इसके अंदर किन किन चीजों का अपने अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी फसलों का अध्ययन किया जाता है भी, जैसे अनाज वाली फसलें, तेल वाली फसलें, दाल वाली फसलें। ठीक है, इन सभी का अपने इसके अंदर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपने उसमें मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्रोनॉमी पढ़ने से पहले ये तो जरूरी है बेटा, एग्रोनॉमी पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि ये क्या होती है अपने किस प्रकार से। क्योंकि देखिए उत्पादन कब होगा, जब उत्पादन का प्रमुख आधार अगर आपसे पूछे कि उत्पादन का प्रमुख आधार कौन सा है, तो क्या है, मृदा है। क्या है, मृदा है, जिसे सोइल कहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मृदा उर्वरता की। मृदा उर्वरता की, बेटा मृदा उर्वरता क्या होती है, सबसे पहला तो मृदा उर्वरता क्या होती है, उर्वरता यानी पोषक तत्व, उर्वरता यानी पोषक तत्व। ठीक है। और मृदा उर्वरता, मान लीजिए आपके 2 कान हैं, क्या है, आपके 2 कान हैं। ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा के एक ही कान होता, एक कान गायब होता, तो क्या आपके दोनों कान होते, यानी अपने आदमी के अंदर अगर होता ही नहीं कि एक ही कान पाए जाते हैं भाई, ऐसे एक ही कान होता है। ठीक है, मान लीजिए होता है, होते तो दोनों हैं, पर मान लीजिए एक का कान है वो गायब हो गया, तो क्या होता, तो सर हमारे में भी एक ही कान होता। ठीक है। वही बात इसमें है कि मृदा उर्वरता है वो एक आनुवंशिक गुण है। क्या है, आनुवंशिक गुण है, जेनेटिक इनहेरिट है, आनुवंशिक गुण है। क्योंकि जैसे माँ बाप वैसे ही कौन सा बेटा बेटी, तो मृदा उर्वरता एक आनुवंशिक गुण है। यह क्या होता है, देखिए यह
मृदा उर्वरता बराबर अपने कह सकते हैं कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। तो इसको अपने बहुत लंबा खींच सकते हैं कि मृदा की वह पैतृक क्षमता जो पौधों को पोषक तत्व उचित, पर्याप्त और संतुलित मात्रा में उपलब्ध करवा सके, वो क्या है? मृदा उर्वरता है। तो कैसे भी कह सकते हैं आप, मृदा उर्वरता मृदा का आनुवंशिक गुण है और यह पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। ठीक है, तो ये पोषक तत्व किसको प्रदान करेगी भी? पौधों को। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी ब्लू मिट्टी है, ठीक है, रेतीली दोहरा है, दोहरा में कोई पौधो लगा दियो तो बात तो बेसी देसी, 4-5 दिन बाद में पौधो के हो जी मुरझा जी। तो वही बात है कि अगर अपने जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के बीज बोएंगे, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के बीज बोएंगे, वैसा ही अपने को फल प्रदान होगा। ठीक है, तो वो क्या होती है? मृदा उर्वरता होती है। यह जो मृदा उर्वरता को दूसरे तरीके से अपने कह सकते हैं कि मृदा की भौतिक प्लस रासायनिक प्लस जैविक शक्ति का योग ही क्या है? मृदा उर्वरता है। जैविक शक्ति का योग, क्योंकि भौतिक दशा कैसी होगी उसकी, कणाकार कैसा है उसके अंदर, और रंध्र कितने बड़े पाए जाते हैं, छोटे पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। रासायनिक की बात करें तो पोषक तत्व ज्यादा है या कम है, पीएच उसका कैसा है। ठीक है, और जैविक की बात करें तो इसमें सूक्ष्म जो जीव हैं वो कितने हैं। अगर ज्यादा जीव है तो मृदा अपनी उर्वर होगी, और कम जीव है तो अपनी मृदा कम उर्वर होगी। तो वही बात है कि मृदा उर्वरता एक आनुवंशिक गुण है। मृदा में उपस्थित पोषक तत्व पौधों को प्रदान करने की क्षमता ही क्या होती है? मृदा उर्वरता होती है। और मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक शक्तियों का योग ही क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मृदा उर्वरता कैसी है? तो बेटा इसमें अपने क्या करते हैं, एक मेथड होते हैं। ठीक है, विधियां होती है मृदा उर्वरता की। मृदा उर्वरता ज्ञात करने की विधियां होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? मृदा उर्वरता ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां होती है, जिसमें अपने पहली विधि होती है पोषक तत्व निकालने की विधि। पोषक तत्व, मृदा से पोषक तत्व निकालने की विधि। भाई कैसे निकालते हैं सर? ऐसे चुन चुन के तो निकाल नहीं सकते अपने। ठीक है, कभी मृदा गिलाशियम का लीर गिलाशियम, एक नाइट्रोजन चक लियो, एक फास्फोरस चक लियो, एक पोटास चक लियो, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होता है मृदा उर्वरता के अंदर? क्या होता है मृदा उर्वरता में? पोषक तत्व निकाले जाते हैं किस से? रासायनिक विधि से। किस से निकाले जाते हैं बेटा? रासायनिक विधि से निकाले जाते हैं। और रासायनिक विधि बहुत सारी विधि होती हैं। जैसे अगर अपने नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की 2 विधियां होती है। कौन सी सर जी? एक तो कुल नाइट्रोजन होता है। मृदा के अंदर 2 प्रकार का नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का जी। एक तो कार्बनिक नाइट्रोजन हुआ है और एक अकार्बनिक नाइट्रोजन हुआ है। जो कार्बनिक नाइट्रोजन होता है वो पौधों को प्राप्त नहीं होता है, अकार्बनिक नाइट्रोजन होता है वो पौधों को प्राप्त होता है। तो जो कुल नाइट्रोजन होता है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों बेड़ा, दोनों साथ में, तो कुल नाइट्रोजन होता है, उसको निकालने के लिए कौन सी विधि होती है? सर जेल डाल विधि होती है। कौन सी विधि होती है? जेल डाल विधि होती है। और जो प्राप्य नाइट्रोजन होता है उसको निकालने की कौन सी विधि होती है? तो ये होती है बेटा क्षारीय केमनोफोर विधि या पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। केमनोफोर का यूज किया जाता है, क्षारीय केमनोफोर। ठीक है, याद रखिएगा।
क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विधि के द्वारा, ठीक है, ये एक्सट्रैक्टिंग मेथड है। उसके बाद में अगर अपने बात करें फास्फोरस, तो ये भी दो भागों में बात कर लियो नाइट्रोजन को, ओ भी क्या, मैं अभी दो भागों में निकलूंगा भाई। तो एक तो होती है अम्लीय मेथड, जो अम्लीय भूमियां होती है जिनका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है, और फास्फोरस हमेशा ही उदासीन पीएच पर सर्वाधिक प्राप्त होता है पौधे को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने क्या होता है ये अम्लीय जो भूमियां होती है, उनमें से कौन सी विधि से निकाला जाता है भाई, ब्रे नंबर 1, ब्रे नंबर 1 याद रखियो, अम्लीय ब्रे नंबर 1 विधि से क्या किया जाता है, फास्फोरस को निकाला जाता है। और सर अम्लीय के बाद में बचता है उदासीन व क्षारीय, तो इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो इसमें बेटा यूज करते हैं अपने कौन सा, ओल्सन विधि। कौन सी विधि, ओल्सन विधि यूज करते हैं। उसके बाद में बचता है अपना पोटास, ठीक है। पोटास की बात करें तो पोटास और सोडियम, पोटास एंड सोडियम दोनों ही प्लस फॉर्म में प्राप्त होते हैं। पोटास और सोडियम होता है वो किस विधि के द्वारा, ये फोटो फ्लेम मीटर के द्वारा किया जाता है, फोटो फ्लेम मीटर या फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा निकाला जाता है। अब एक और बच गया ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन को निकालने की विधि होती है, वो कौन सी होती है, वाल्के एंड ब्लेक विधि, वाल्के एंड ब्लेक विधि तो इन्होंने विकसित की थी। बेमलेन फैक्टर जो था उसके द्वारा अपने इसकी गणना करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर वाल्के एंड ब्लेक विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मृदा उर्वरता कैसे निकाली जाती है, नाइट्रोजन कुल नाइट्रोजन होती है वो जेलडाल विधि, प्राप्य नाइट्रोजन होती है वो क्षारीय केमनोफोर, और जो अम्लीय विधि होती है वो ब्रे नंबर 1 के अंदर फास्फोरस को प्राप्त करने के लिए, और फास्फोरस उदासीन व क्षारीय मीडियम में ओल्सन मेथड के लिए, पोटेशियम एंड सोडियम फोटोफ्लेमोमीटर के द्वारा, और ऑर्गेनिक मैटर होता है वो वाल्के एंड ब्लेक विधि के द्वारा। अब देखिए अपने कई इसके अंदर कुछ एक अपने मापक भी यूज करते हैं, जो केमिकल मापक होते हैं। तो नाइट्रोजन को निकालने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, क्षारीय केमनोफोर का प्रयोग किया जाता है। कितना किया जाता है, 0.25% किया जाता है। और वहीं पर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को निकालने के लिए बेटा अपने ये एक्स्ट्रा चीज है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूं, आगे आपके एग्जाम्स में काम आएगी। तो फास्फोरस को निकालने के लिए अपने क्या करते हैं बेटा, फास्फोरस को निकालने के लिए अपने 0.5 मोलर 0.5 मोलर अपने यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं अपने, ठीक है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से वो मृदा उर्वरता को इफेक्टिव कर सकते हैं। तो मृदा उर्वरता उम्मीद करता हूं आपको नहीं भूलने वाली कंडीशन में होगी, आपके दिमाग में फिट हो गई होगी कि भी मृदा के अंदर जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पौधों को प्रदान करने की क्षमता भी थोड़ी है या ज्यादा है, ठीक है, कम है या ज्यादा है वो मृदा पर डिपेंड करता है, ठीक है, परंतु वो क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करें एक नंबर, तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक कौन सा होता है बेटा, पहले होते हैं सर प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक कारक नेचुरल फैक्टर। दूसरा जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं,
वो होते हैं बेटा कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर। प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो कारक होता है वो होता है पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। पैतृक पदार्थ, जैसा पैतृक पदार्थ होगा वैसी ही क्या होगी, अपनी मिट्टी की उर्वरता होगी। ठीक है, तो पैतृक पदार्थ में अपने बात करें तो जैसे देखिए अम्लीय जो चट्टान होती है उनसे किस प्रकार की मिट्टी बनती है, उनसे अपने बलुई प्रकार की मिट्टी बनती है जो कि कम उर्वर होती है। और अम्लीय चट्टान का उदाहरण क्या रहता है, आग्नेय चट्टान रहता है। ठीक है, कौन सा, इग्नस रॉक या आग्नेय चट्टान रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, सभी चट्टानों की मायर बाप कहा जाता है। ठीक है, अम्लीय चट्टान के बाद में अगर अपने बात करें क्षारीय चट्टान, तो क्षारीय जो चट्टान या अवसादी चट्टान होती है, अवसादी, आग्नेय चट्टान भी आगे पढ़ेंगे अपने बहुत प्रकार की होती है, या आप यहाँ पर इतना याद करना है। ठीक है, आग्नेय जो ग्रेनाइट चट्टान होती है उससे बलुई बनती है। ठीक है, और बेसाल्ट होती है वो क्षारीय होती है, परंतु जो अवसादी चट्टान होती है उनसे भी किस प्रकार की मिट्टी बनती है, चिकनी मिट्टी बनती है, और ये क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। तो जैसा पैतृक पदार्थ होगा वैसी ही क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पैतृक पदार्थ के बाद में 2 नंबर, तो पैतृक पदार्थ के बाद में आपका जो फैक्टर रहता है वो रहता है स्थलाकृति, स्थलाकृति, या जिसे कहा जाता है टोपोग्राफी। क्या कहा जाता है अभी, टोपोग्राफी कहा जाता है, या रिलीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलीफ भी कहते हैं। अब देखिए जब भी कोई मान लीजिए ये पहाड़ है और इस पहाड़ पर बादल आए, बादलों ने वर्षा की, तो यहाँ से क्या होगा, जो जितना भी माल होगा वो यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, यानी अपने कह सकते हैं कि ढालू भूमियों की अपेक्षा समतल और मैदानी भागों की जो मृदाएं होती है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। क्यों, क्योंकि ढालू भूमियों से जितना भी कार्बनिक पदार्थ था, पोषक तत्व था, वो निक्षालन यानी लीचिंग के द्वारा नीचे आ जाता है, अपक्षालन जिनका हो जाता है, और वो ही क्या हो जाती है, ये अनुपजाऊ हो जाती है, और ये क्या रहती है, उपजाऊ रहती है। ठीक है, ये स्थलाकृति है। उसके बाद में अपने बात करें तो नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो होता है जलवायु। जलवायु कैसे इफेक्टिव करती है बेटा मृदा उर्वरता को? जलवायु देखिए बात करें अपने तो एक तो होती है आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब आर्द्र जलवायु होगी जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होगी, तो बरसात ज्यादा होगी तो दोनों ही काम होते हैं यहाँ पर। पहले तो क्या होता है, पहले तो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, परंतु बाद में क्या होता है, उसका निक्षालन होना स्टार्ट हो जाता है और पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसीलिए ज्यादा वर्षा वाले स्थानों पर भूमि है वो उर्वर हो जाती है और उसके अंदर उर्वरता कम हो जाती है। अब अगर किसी जलवायु के अंदर तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है तो वहां पर कार्बनिक पदार्थ है वो जल्दी से विच्छेदित हो जाएगा, इसीलिए उसकी भी उर्वरता है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर कहीं पर बरसात कम है तो वहां पर ऑर्गेनिक मैटर वैसे ही डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसीलिए वहां की मृदा भी अनउर्वर हो जाएगी। तो सारा काम है वो बीच विचार होना चाहिए। ठीक है, बीच वाला प्रोग्राम है वो सही रहता है जलवायु के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें जलवायु के आगे तो कौन सा रहता है, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल की गहराई। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई बेटा कैसे अपने पढ़ेंगे, मृदा प्रोफाइल अगर जैसे मान लीजिए ये भूमि है, इस भूमि में यहां पर एक परत बनी हुई है जो कठोर परत जिसे अवमृदा परत भी बोला जाता है। ठीक है, हार्ड पेन बन जाती है, तो अब यहाँ पर सारा ही सिस्टम खराब हो जाएगा। वर्षा होगी तो पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा तो जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जाएगी और अवायवीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पीएच बढ़ जाएगा, मृदा की भौतिक दशा है वो खराब हो जाएगी। यानी इसे कहते हैं उथली मृदाएं, जिनके नीचे क्या होता है, बहुत बड़ी हार्ड पैन होती है, उनको उथली मृदाएं कहते हैं। और ये अब अगर ये पैन हट गई, ये कठोर परत हट गई तो उन्हें गहरी मृदा कहते हैं। अब उर्वर कौन सी होगी, गहरी मृदाएं, क्योंकि यहाँ पर पौधे की जड़ें हैं वो नीचे तक चली जाती है और पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अच्छे से फैल कर वो पोषक तत्व और पानी ग्रहण करती है। ठीक है, तो मृदा प्रोफाइल जितनी गहरी होगी उतनी उर्वर मृदा होगी। ठीक है, उथली मृदाएं होती है वो क्या होती है, कम उर्वर होती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो
3 नंबर आता है मृदा की भौतिक दशा। नेक्स्ट आता है मृदा की भौतिक दशा। सबसे पहले तो बेटा एक टर्म आती है इसके लिए। कौन सी टर्म होती है? इसे कहा जाता है बेटा टिल्थ। मृदा की भौतिक दशा को क्या बोला जाता है बेटा? टिल्थ बोला जाता है। आपके एक्स्ट्रा है ये, पढ़ लीजिएगा। मृदा की भौतिक दशा को क्या बोला जाता है? टिल्थ बोला जाता है। तो मृदा की भौतिक दशा कैसी होनी चाहिए? मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो ही क्या होगा, उसके अंदर अच्छे से वायु संचार होगा, अच्छे से उसके अंदर पानी रुकेगा। तो देखिए जैसे अपने बात करें बलुई मिट्टी की, तो बलुई मिट्टी में क्या होता है बेटा? बलुई मिट्टी में जो रंध्र अवकाश होता है, पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और बड़े होने के कारण जब भी इनमें पानी आता है तो पानी क्या होता है? पानी नीचे चला जाता है, ठीक है, निक्षालन हो जाता है या उड़ जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, इवोपोरेशन के द्वारा। तो वैसे ही अगर बलुई मिट्टी में पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, परंतु संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। अगर अपने देखें वहीं पर चिकनी मिट्टी का, तो चिकनी मिट्टी में पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और उनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इनमें जल धारण क्षमता है वो ज्यादा पाई जाती है, जल को अधिक दिन तक धारित करते हैं और ज्यादा धारित करते हैं। तो इसीलिए ये मिट्टी भी क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। ब्लू मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये मृदा कणाकार भी डिपेंड करता है, संरचना भी डिपेंड करता है कि मृदा की भौतिक दशा है वो कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, देखिए कोई भी चीज है जठे पड़ी रहे, यानी प्राकृतिक अगर चीज है जहां पर वो रहे वहीं पर रहना चाहिए, उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। परंतु क्या होता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बरसात ज्यादा होगी, अतिवृष्टि हो गई या हवा तेज गति से आ रही है, तो मृदा अपने स्थान को छोड़ देती है और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। तो इसी स्थानांतरण को कहते हैं मृदा अपर्दन, ठीक है, या मृदा का कटाव, सोइल इरोजन, ठीक है, मृदा का क्षरण। तो ये भी हानिकारक होता है। अगर ज्यादा मात्रा में क्षरण होता है तो मृदा अनउर्वर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो मृदा के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व भी मृदा को क्या, उर्वरता को प्रभावित करते हैं। ज्यादा पोषक तत्व है तो ज्यादा मात्रा में, कम पोषक तत्व है तो कम मात्रा के अंदर उर्वर होती है मृदाएं। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में सबसे पहला जो कारक होता है वो होता है जलाक्रांति। कौन सा होता है? जलाक्रांति। जलाक्रांति का मतलब होता है बेटा वाटर लॉगिंग। क्या होता है? वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मीन क्या हुआ? देखिए वाटर लॉगिंग के अंदर अपने क्या होता है, मृदा के अंदर हार्ड पैन होती है। जैसे ये मान लीजिए सोइल थी और यहाँ पर एक कठोर परत थी चट्टानों की, ठीक है। अब ऊपर से क्या हुआ, बरसात हुआ, ये बादल है और बादल से बरसात हुआ, यहाँ पर पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो अब इस मिट्टी को क्या वायु मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। तो कौन सी कंडीशन होगी? अवायवीय कंडीशन होगी। और अवायवीय कंडीशन के अंतर्गत जब मृदा के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे और उसकी भौतिक दशा है वो खराब हो जाएगी और विनाइट्रीकरण ज्यादा होगा। क्या होगा? विनाइट्रीकरण ज्यादा होगा, यानी नाइट्रोजन का लॉस होगा और डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी या अपशालित हो जाएगी, निक्षालित हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने देखा जाए तो अवायवीय कंडीशन वाटर लॉगिंग किसका बढ़ावा करती है? तो विनाइट्रीकरण का करती है। और इसका पीएच भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पीएच ज्यादा के कारण ही विनाइट्रीकरण की अवस्था होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब जल भराव हो जाता है और जल भराव होने के कारण विनाइट्रीकरण, अवायवीय कंडीशन हो जाती है और उसके कारण विनाइट्रीकरण होता है और पीएच भी भूमि का बढ़ जाता है। अधिक पीएच पर भी ही विनाइट्रीकरण होता है। नेक्स्ट अपने देखें तो आगे रहता है दूसरा जो कारक रहता है वो रहता है फसल प्रणाली। कौन सा कारक रहता है? फसल प्रणाली, या जिसे कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है भाई? क्रॉपिंग सिस्टम यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जो अपना क्रॉपिंग
पैटर्न होता है वही क्या होता है, फसल प्रणाली होता है। यानी बहुत बड़े क्षेत्रफल पर जो किसान है वो क्या बो रहे हैं लगातार या वर्ष के अंदर, तो फसल प्रणाली के अंतर्गत अगर बार बार, जैसे अपने बात करें, अपने ज्यादातर कौन सी फसल प्रणाली है, चावल और गेहूं है, ठीक है। तो बार बार अगर इसी प्रकार की फसल प्रणाली अपने अपनाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाता है। क्रॉप रोटेशन नहीं होगा तो फसल प्रणाली में सुधार नहीं आएगा, और सुधार नहीं आएगा तो ये एक ही एक बार की क्रॉप बोकर फसल में अपने, क्योंकि ये इनका जड़ क्षेत्र भी एक ही होता है, ऊपर से लेता है पोषक तत्व दोनों के दोनों, तो भूमि है वो उसकी उर्वरता में ह्रास हो जाता है। ये अपने खुद कर रहे हैं, कृत्रिम हो रहा है, ठीक है। इनको भी तोड़ा जा सकता है, जैसे जलाक्रांति है, हार्ड पेन को अपने सब सोइलर अवमृदा को तोड़ने वाला यंत्र होता है, उसको 15 से 30 सेंटीमीटर के नीचे वो वर्क करता है। तो इनको भी अपने अपने तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको भी अपने बदला जा सकता है, कृत्रिम है। फसल प्रणाली को अपने अच्छे दलहनी फसल चक्र का यूज करना चाहिए, दलहनी फसलों को शामिल करके इंक्लूड करके उसको अपने प्रयोग करना चाहिए। फसल प्रणाली के बाद में रहता है मृदा का पीएच, मृदा का पीएच। अब देखिए पीएच होता है, अपने लगभग बार बार अगर यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कैसा है, जो अमोनियम युक्त उर्वरक होते हैं वो मृदा पर अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, और नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं वो क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं। तो जैसे उर्वरक का ज्यादा अपने प्रयोग करेंगे भूमि वैसी ही बनती जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हमने यूरिया का प्रयोग है, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग है वो ज्यादा मात्रा में कर दिया, तो क्या हो जाते हैं, भूमि भूमि हो जाती है अम्लीय। कैसी हो जाती है, अम्लीय। और अम्लीय भूमि क्या करती है, अम्लीय भूमि के अंदर जो जहरीले पोषक तत्व है वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, इनकी मात्रा है, कॉपर, इनकी मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, अम्लीय में। तो जो अम्लीय पीएच होता है उसमें कौन से पोषक तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। और जो क्षारीय पीएच होता है उस पर कौन से पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व। तो याद रखिएगा। अब अपने क्षारीय की बात करें तो क्षारीय में कौन से हो जाते हैं भाई, क्षारीय में जैसे फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये क्या हो जाते हैं, ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी पौधों के लिए नुकसान करते हैं। पौधों के लिए तो उदासीन पीएच ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये पीएच है वो भी हम खुद ही क्रिएट करते हैं, इसका भी अपने हानि होती है पीएच के द्वारा, कि अगर भूमि ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो उसके अंदर जो जहरीले पोषक तत्व हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और प्लांट को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसके अंदर अपने कृत्रिम कारक के अंतर्गत ही आते हैं सूक्ष्म जीव। अब देखिए मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है बाफा। क्या याद रखना है, बाफा, बैक्टीरिया, एल्गी, एक्टिनोमाइस्टिस, फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो पीएच पर डिपेंड करते हैं, ये कौन से पीएच पर होते हैं बेटा, क्षारीय पीएच पर। जो एक्टिनोमाइस्टिस होते हैं वो कौन से पर, उदासीन पर ज्यादा होते हैं। और जो फंगस होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी किस में होते हैं, अम्लीय के अंदर। और जो एल्गी, शैवाल होती है वो कहाँ होती है, छायादार स्थान पर होती है। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में हो गए तो डीकम्पोजिशन यानी अपघटन है वो ज्यादा करेंगे, और अपघटन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो अपने उर्वरता है वो बढ़ेगी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और पौधे हैं वो ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाएंगे। इसीलिए सूक्ष्म जीव जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ही क्या होगा, अपघटन होगा और उर्वरता है वो बढ़ेगी। उसके बाद में अपने बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा होगी मृदा उतनी उर्वर होगी, ठीक है। जैसे भारत की मृदाओं में ज्यादातर कितना कार्बन पाया जाता है, 0.5% से कम पाया जाता है, 0.5% से कम पाया जाता है। अगर वहीं पर देखें पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो बेटा पश्चिमी राजस्थान तो गरीब है कार्बनिक पदार्थ का मामला में, पश्चिमी राजस्थान गरीब है और पश्चिमी राजस्थान में 0.1% से भी कम पाया जाता है।
ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब बातों को। उसके बाद में अपने बात करें तो नेक्स्ट जो फैक्टर रहता है वो रहता है मृदा की जुताई और समय। ठीक है, किस विधि से आप जुताई कर रहे हैं वह समय, किस विधि के द्वारा आप जुताई कर रहे हैं। जैसे ढालू भूमि है तो उसमें कंटूर विधि के द्वारा करते हैं, यानी ढालू भूमि में ढाल के विपरीत जुताई। जैसे देखिए ये ढाल है और अपने अगर ऐसे बो देंगे तो यहाँ पर बरसात हुई, अगर हमने ऐसे बो दिया तो पानी ऐसे आ जाएगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, साथ में मृदा अपर्दन करेगा और साथ में अपने पौधों को उखाड़ देगा। परंतु बुआई कैसे करनी चाहिए, अपने को ऐसे करनी चाहिए ताकि जल है वो रुक रुक कर इन कुंडों से होकर नीचे आए। ये क्या होती है, कंटूर विधि होती है। समय अपने उचित समय पर, एप्रोप्रिएट समय पर, जब फसल अपने लगने वाली हो, फसल का उचित समय हो, उसी टाइम अपने को क्या करना चाहिए, इसकी बुआई है वो करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी अपने बात करते हैं मृदा उत्पादकता की। किसकी बात करते हैं बेटा, मृदा उत्पादकता की। मृदा उत्पादकता और उर्वरता में से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा, और ये थोड़ा सा बस आपको एक चीज समझ में आ गई बेटा तो टोटल समझ में आ गया कि मृदा उर्वरता क्या होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी किताबी भाषा है वो बच्चे के समझ में नहीं आ पाती है, और ज्यादातर जो अपने करवाते हैं टीचर लोग वो प्रयास तो करते हैं पर उतना सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसी भाषा के अंदर वो समझाते हैं। तो मैंने आपको पूरा देसी लैंग्वेज के अंदर बताया है। ठीक है, अब अपने बात करें मृदा उत्पादकता की। मृदा उत्पादकता, तो बेटा मृदा उत्पादकता क्या होती है, जो मृदा उर्वरता होती है, क्या होती है, मृदा उर्वरता होती है। मृदा उर्वरता प्लस में इसका हमने क्या कर दिया, प्रबंधन कर दिया। क्या कर दिया, प्रबंधन कर दिया, इसका हमने अच्छे से नियोजन कर दिया। ठीक है, मृदा उर्वरता प्रबंधन कर दिया। उसके बाद में हमने इस पर क्या कर दिया, फसल बो दी। क्या बो दी, फसल बो दी। इससे अपने को क्या मिल गई, उपज मिल गई, और इसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया। ये उपज कितनी हुई, ये उपज कितनी हुई। ठीक है, कैसे मापेंगे सर, मैं तो क्विंटल पर हेक्टेयर में मापेंगे। ठीक है, क्या मिला, बेचने पर क्या मिला सर, हमें तो रुपए मिले, वो भी किस में सर, पर क्विंटल मिले या पर किलो मिले। ठीक है, तो ये होती है, एकड़ कह दो चाहे हेक्टेयर कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो मृदा उर्वरता थी भी, पोषक तत्व थे, हमने उसका प्रबंधन कर दिया, फसल बीज दी, उपज ले ली। कितनी हुई, क्विंटल पर हेक्टेयर के अंदर हुई, क्विंटल पर एकड़ के अंदर हुई, बेच दी, क्या मिला, रुपया मिला, क्विंटल मिला, केजी मिला। ये दोनों ही क्या है, उत्पादकता है। क्या है, उत्पादकता है। ठीक है, यानी अपने कह सकते हैं कि मृदा उत्पादकता मृदा उर्वरता के प्रबंधन के द्वारा या अपने को प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन प्राप्त होता है वो ही क्या होती है, मृदा उत्पादकता होती है। ठीक है, इसकी जो अपने एक कुंता लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, और वो भी कहां पर अनुमान किया जा सकता है, खेत में ही कर सकते हैं जी, लेब में नहीं जा सकते। आप यहाँ बता देंगे कि भी फलाने के खेत में इतना कुंटल गेहूं सी, कौन बता सकता, क्यों, क्योंकि एक अपने क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ उसके खेत के अंदर इतना क्विंटल गेहूं निकल सकता है, इतना क्विंटल कपास निकल सकता है। फिक्स नहीं बता सकते कि भाई हाँ तेरे 5 कुंटल 10 केजी होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो एक अनुमान लगा सकते हैं, वो भी खेत के अंदर, लेब के अंदर ये इसका अनुमान है वो संभव नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब अपने बात करें उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक की बात करें तो सबसे पहला कारक कौन सा,
सर आपने बताया उर्वरता। सबसे पहला कारक कौन सा? उर्वरता। उर्वरता यानी अगर मृदा ज्यादा उर्वर होगी, ज्यादा पोषक तत्व होंगे तो फसल कैसी होगी? अच्छी। तो उत्पादकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा हम बात करें तो भौतिक दशा। भौतिक दशा अच्छी मृदा होगी तो उसके अंदर प्रबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम खर्च आएगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। मृदा की भौतिक दशा भी प्रभावित करती है। तीसरे की बात करें तो मृदा की स्थिति। स्थिति मान लीजिए दो प्रयोग किए गए, एक तो सेव बोया राजस्थान में, सेव बोया राजस्थान में, और दूसरा सेव बोया कश्मीर में। बेटा कौन सी मृदा उत्पादकता है वो कौन सी जगह की ज्यादा होगी? सर जी कश्मीर में ही हुआ सेव। तो मृदा की स्थिति यानी जगह भी डिपेंड करता है किसको निर्धारण करने में? उत्पादकता को निर्धारण करने में। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आया? मृदा की स्थिति भी क्या करती है? डिपेंड करती है। मृदा की स्थिति भी क्या करती है? इसको निर्धारित करती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो उत्पादन की मांग। उत्पादन की मांग, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इलायची लगा ली। क्या लगा ली? इलायची लगा ली। अब ये इलायची आपकी क्या हुई? किसी ने कह दिया कि इलायची से बेटा कोरोना होता है। क्या होता है? कोरोना होता है। किसी भी भावनाओं के साथ मेरा इसका कोई संबंध नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं ओनली। इलायची से क्या होता है बेटा? कोरोना होता है। तो आपकी इलायची क्या बाजार में खरीदी जाएगी? सर नहीं खरीदी जाएगी। तो बाजार में मांग क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। बाजार में मांग कम हो जाएगी तो पैसा आपको क्या मिलेगा बेटा? कम मिलेगा। ठीक है, और कम मिलेगा तो आपकी उपज और आपका आर्थिक मूल्य बेचने के बाद में रुपए आपको क्या मिलेंगे? कम। तो क्या हो जाएगा? मृदा उत्पादकता कम हो जाएगी। अब बेटा आपको कहा इलायची, इलायची से आपको कहा कि कोरोना ठीक होता है। क्या होता है? कोरोना ठीक होता है। तो बाजार में मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ने से पैसा क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा तो उत्पादकता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उत्पादन की मांग भी अपने डिपेंड करती है। तीसरी बात यातायात के साधन। यातायात के साधन, अब जैसे मान लीजिए कश्मीर में सेब उत्पादित किए पर वहां से यहाँ तक लाने के लिए यातायात के साधन नहीं है। ठीक है, साधन नहीं है तो क्या होगा? वो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तो ये भी उत्पादकता है वो डिपेंड करती है। मृदा की उत्पादकता इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो यानी कह सकते हैं अपने मृदा उत्पादकता के अपने आर्थिक नियमों का भी अध्ययन करते हैं। किन नियमों का अध्ययन करते हैं? आर्थिक नियमों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आर्थिक नियम यानी रिप्यो मतलब है। ठीक है, आर्थिक नियमों का अध्ययन भी मृदा उत्पादकता के अंदर अपने करते हैं। तो अभी अपने बात करें दोनों के बीच में अंतर, मृदा उत्पादकता और उर्वरता के बीच में अंतर। सबसे पहले उर्वरता, फिर अपने उत्पादकता। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यह पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है। क्षमता है।
जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? प्रतिशत में। परंतु उत्पादकता क्या है बेटा? उत्पादकता अपने उर्वरता से जो उत्पादन मिला है, जो उपज मिला है, वो या तो प्रति हेक्टेयर अपने को किस में मापते हैं? अपने क्विंटल में मापते हैं। किस में मापते हैं? क्विंटल के अंदर प्रति हेक्टेयर या एकड़ के अंदर, या अपने किस में मापते हैं बेटा? रुपयों के अंदर मापते हैं प्रति क्विंटल। तो याद रखिएगा दोनों भिन्न है। दूसरा अगर अपने देखें तो दूसरे के अंदर जो ये मृदा उर्वरता होती है वो क्या होती है? भौतिक प्लस जैविक प्लस रासायनिक शक्तियों का योग है। रासायनिक शक्तियों का योग मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों का योग है। परंतु उत्पादकता है वो क्या है? उर्वरता प्लस में उसका प्रबंधन है। उर्वरता प्लस में उसका प्रबंधन है। और इस प्रबंधन में क्या लेना है अपने को? फसल उत्पादन लेना है। क्या लेना है? फसल उत्पादन लेना है। तो दोनों आपस में भिन्न है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर उर्वरता ज्यादा होगी, यानी उर्वरता उत्पादकता है वो किस पर डिपेंड रहती है? उर्वरता पर डिपेंड रहती है। ठीक है। तो उसके बाद में 3 नंबर की बात करें तो तीसरा जो इसका होता है वो यह लैब में मापी जा सकती है। लैब के अंदर, प्रयोगशाला में इसको मापा जा सकता है। इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। कहाँ पर? खेत में। ठीक है, खेत में। पहले वाला बूढ़िया होता नहीं, एक गेड़ो गांव को मार के बता देता बैठक में कि भाई इंगे खेत में इतना दाना ओसी। वो क्या है? अनुमान। ठीक है, खेत के अंदर अनुमान लगाते हैं। 4 नंबर बेटा सबसे इंटरेस्टिंग अंतर है इसका। 4 नंबर अंतर होता है वो कौन सा होता है? देखिए, सभी उर्वर मृदाएं उत्पादक हो, ये जरूरी नहीं है। परंतु सभी उत्पादक मृदाएं उर्वर होती है। जिसमें उर्वरता होगी वो उत्पादक हो जरूरी नहीं है, अपने को उपज दे वो जरूरी नहीं है। क्या हुआ? एक उदाहरण से समझिए। किसी की थी शादी थी, अब आई सुहागरात, और सुहागरात के दिन दुल्हन भाग गई। दुल्हन क्या हो गई? भाग गई। टाए टाए फिश। तो क्या उपजाऊ होगी? उत्पादक होगी? नहीं होगी। उर्वर तो थी पर उत्पादक नहीं हुई। परंतु जो उत्पादक मृदाएं होती है जिनमें उत्पादकता अपने ली है, क्विंटल पर हेक्टेयर, रुपए पर क्विंटल के अंदर उत्पादन अगर लिया है, तो वो मृदाएं क्या होगी? निश्चित ही उर्वर होगी। ठीक है। अगर वो तकड़ी उर्वर मृदा है और उस उर्वर मृदा के अंदर आपने कुछ बोया ही नहीं, तो कहां से वो उत्पादक होगी? नहीं होगी। क्योंकि बिजर है कि कौन बताओ कि उग सीजन देख लिया कल तो मैं बिज्जू ही कौन, तो वो कौन सा हो गया? उत्पादक नहीं होगी वो मृदा। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर था उसका पार्ट था। वीडियो जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो अपने सहपाठियों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप अवेल करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक दोनों हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। वहां से आप ग्रहण कर सकते हैं। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।